तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज के इस सेशन को मैं आप सबके लिए ले करके आ गया हूँ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 8 करंट अफेयर्स ऑफ द डे के बारे में। आप सबको मालूम है कि दोपहर में हमारी एक श्रृंखला डेली जो हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है, डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल की। उस डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रत्येक दिन टॉप करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरों के आधार पर उनको तैयार करते हैं। फिर उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास हम शाम को 8 बजे लाइव क्लास में करते हैं। जो लोग डेली लाइव क्लासेस से जुड़ रहे हैं वो लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं। नए जुड़े लोगों के लिए 2 इन्फॉर्मेशन है। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको जब भी प्रश्न का जवाब देना है तो आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करना है, और प्रश्न का जवाब देने में आप थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके 4 विकल्प पढ़ देता हूँ तब आप अपने आंसर्स को दीजिएगा। तब तक आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, ऑप्शंस को सुनिएगा, और जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो रिवीजन होता है उनके बारे में आप सुनिएगा और अपने आप को याद करके तैयार कीजिएगा। फिर जब मैं आखिरी विकल्प पढ़ देता हूँ इसके बाद में आप अपने आंसर्स को टाइप कीजिएगा। प्लीज़ इसके पहले आप अपने आंसर्स को टाइप ना करें। उससे होता क्या है कि आपका नाम फिर चैट में ऊपर चला जाता है और फिर मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपने आंसर किया है, नहीं किया, और किया है तो क्या आंसर किया। फिर मुझे चैट को स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे तब आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर को आप जरूर मेंशन करेंगे प्रश्न को आंसर करने के साथ में। तो चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और आज के लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न के साथ में। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो ब्लैक लाइव्स मैटर है इसका संबंध किस अभियान से है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मवाद से, ऑप्शन बी है नस्लवाद से, ऑप्शन सी है सैन्यवाद से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, धर्मवाद, नस्लवाद, सैन्यवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक लिख करके फिर ए लिख दीजिए धर्मवाद के लिए, बी लिख दीजिए नस्लवाद के लिए, सी लिख दीजिए आप सैन्यवाद के लिए, और डी लिख दीजिए आप इनमें से कोई नहीं कहने के लिए। आज अखबार में एक खबर छपी हुई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि जो पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रहे हैं श्रीलंका के कुमार संकारा, उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान पर बोलते हुए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की हुई है। इंग्लैंड के दोस्तों एक खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने क्या कहा है कि जब वो अभी क्वारंटीन नियमों का पालन न करने के कारण उन्हें काफ़ी सारा चीज़ों को झेलना पड़ा था एक विशेष कारण से, और उसके कारण से उन्होंने कहा है कि वो अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं। तो अब आपको बताना है कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का संबंध किससे है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ बीच में आप इन चीज़ों पर भी ध्यान देते रहिएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नस्लवाद। दोस्तों, जो ब्लैक लाइव्स मैटर है वो नस्लवाद से रिलेटेड है, और जो मैं जिसको आपको बता रहा था इंग्लैंड के खिलाड़ी के बारे में, ये जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज अश्वेत गेंदबाज है वहाँ के। ठीक है, तो इंग्लैंड के वो एक अश्वेत गेंदबाज हैं जिनके साथ में काफ़ी कुछ उन्हें नस्लवाद झेलना पड़ा है। ऐसे में उस नस्लवाद को झेलने के कारण ही, जोफ्रा आर्चर के नस्लवाद झेलने के कारण ही उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। इसके बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर पर चर्चा करते हुए, इस अभियान पर चर्चा करते हुए, कुमार संकारा जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान रहे, इन्होंने भी अपनी बेबाक राय रखी हुई है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान जुड़ा हुआ है हमारा नस्लवाद से। ठीक है, और यहाँ से आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, अब आप नस्लवाद के बारे में पढ़िएगा। कल का जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों, हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसका नाम है यूपीएससी प्राइम टाइम, उसी की एक ब्रांच है जहाँ पर मैंने आपको चैट करने का, बात करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका नाम है यूपीएससी 2020 चैट बॉक्स। ठीक है, वो चैट बॉक्स है, लिंक मैं आपको फिर से भेज दूंगा। उस चैट बॉक्स से आप सारे लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको मैसेज करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आज मैंने वहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है मेंस के लिए, और कल जो हमारा प्रश्न होगा वो होने वाला है नस्लवाद पर। तो इसके बारे में आज आप पढ़िएगा। चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अरब देश की अर्थव्यवस्था कितने फीसद गिरने का अनुमान है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने अभी एक रिपोर्ट जारी की हुई है जिसमें बताया गया है कि जो अरब देश हैं, ठीक है, उन अरब देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के संकट के दौरान काफ़ी हद तक गिर सकती है। हमें बताना है कि बस जो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र है, इसने क्या अनुमान लगाया है कि कितने फीसदी तक जो अरब अर्थव्यवस्था है वो गिर सकती है, अरब देशों की अर्थव्यवस्था गिर सकती है। ऑप्शन ए है 5.7%, ऑप्शन बी है 5.5%,
ऑप्शन सी है 6.8% और ऑप्शन डी है 5.4%। तो हमें बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार से अरब देशों की अर्थव्यवस्था कितने फीसद गिरने का अनुमान है। जैसे दोस्तों आपको याद होगा कि बीच में दो कंपनियां, एक सिंगापुर की जो हमारी कंपनी थी ब्रोकरेज कंपनी, इसके अलावा जो जापान की ब्रोकरेज कंपनियां थी, इन दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था की जो पूरी जीडीपी है उस जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान लगाया था और दोनों ने कहा था कि भारत की जो जीडीपी है वो काफ़ी हद तक गिर सकती है, जिसके बारे में पिछले दिनों हम फॉलोअप खबरों में पढ़ते रहे। तो उन क्लासेस से जुड़ी हुई चीज़ों को आप देखते रहिएगा। और अब मैं न्यूज़पेपर की PDF फाइल भी आपको डेली भेजने लगा हूँ, कटिंग की PDF फाइल्स आपको डेली मिल रही होंगी। उम्मीद है आप जो कटिंग की मांग कर रहे थे वो आपकी मांग पूरी हो गई होगी और आप संतुष्ट होंगे। चलिए तो हम आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अरब देशों की अर्थव्यवस्था कितने फीसद तक गिरने का अनुमान है। आपके ऑप्शन थे 5.7 ऑप्शन ए, 5.5 ऑप्शन बी, 6.8 ऑप्शन सी और 5.4 ऑप्शन डी। तो हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 5.7%। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसने अरब देशों की अर्थव्यवस्था को 5.7% तक की इसमें गिरावट आने का अनुमान लगाया हुआ है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 5.7%। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न क्या है। तो IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, इसके कितने होने का अनुमान लगाया गया, कितने प्रतिशत, इसकी जो वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 5.4% या फिर ऑप्शन डी है 7.6%। तो बताइए कि जो IHS मार्केट रिपोर्ट है इसके अनुसार जो 2021-22 है इसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसके कितने प्रतिशत तक होने का अनुमान है। 6.7%, 6.5%, 5.4% या फिर 7.6%। तो 3 लिख करके A, B, C या फिर D लिख करके मुझे बताइए हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है। तीसरा प्रश्न ये आज का हमारा है। ऑप्शन ए है 6.7%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 5.4% और ऑप्शन डी है 7.6%। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है, चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न था कि IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है। तो ये अनुमान है 6.7% होने का। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 6.7%। IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा यहाँ से आज का चौथा प्रश्न क्या है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए मंगल मिशन का नाम क्या है। चलिए तो मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ रिवीजन भी करा देता हूँ। हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए मंगल मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए है तियानवेन फर्स्ट, ऑप्शन बी है होप, ऑप्शन सी है फोबोस 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 लिख करके फिर A, B, C या फिर डी मुझे टाइप करके बताइए चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या है। कल ये खबर है कल की, और इसके पहले एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपना मिशन मंगल लॉन्च किया हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपको याद रखनी थी, मैंने आपको बताया था, मैं उनका रिवीजन आपको करा देता हूँ। जो UAE का मंगल मिशन था इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था जापान कंट्री के द्वारा। ठीक है, जापान ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है, वो है हमारी टोक्यो। और इसके अलावा जापान का भी सीमा विवाद चल रहा है किसके साथ में, वो चल रहा है चीन के साथ में। ठीक है, शिंजो आबे यहाँ के कौन है, वो है हमारे यहाँ के जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इसके अलावा जो UAE का मंगल मिशन था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था होप, मिशन होप उसका नाम रखा गया था। जो UAE का मंगल मिशन था जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था UAE। ठीक है, तो इसका होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो भारत का मंगल मिशन था उसका नाम रखा गया था मॉम। ठीक है, भारत के मंगल मिशन का नाम था मॉम। तो अब यहाँ पे हमने पूछा था कि हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए, ये तीसरा प्रश्न नहीं, शायद ये हमारा आज का चौथा प्रश्न होगा। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन थे आपके तियानवेन फर्स्ट, ऑप्शन बी था होप, ऑप्शन सी था फोबोस और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आज के चौथे प्रश्न का सही जवाब है तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, तो जो चीन द्वारा लॉन्च किए गए मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया, वो रखा गया है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट किसका है, चीन का मंगल मिशन है। और
और ये चीन के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। ठीक है, इन्होंने ट्रिपल पी के बारे में वहां पर बताया हुआ है, उसके बारे में काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में महत्वपूर्ण खबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मणिपुर जलापूर्ति परियोजना है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। ऑप्शन ए है एन बीरेन सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है पीबी आचार्य के द्वारा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके अलावा ऑप्शन डी है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, वो है हमारी इम्फाल। ठीक है, मणिपुर में जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वो भी हमारा कहाँ पर है, तो वो भी हमारा मणिपुर में ही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बढ़ करके। तो हमारा आज का प्रश्न ये है कि जो मणिपुर जलापूर्ति परियोजना है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। ऑप्शन ए थे एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी था पीबी आचार्य, ऑप्शन सी था नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी था अमित शाह। तो फटाफट आप आंसर करके बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, एन बीरेन सिंह के द्वारा, पीबी आचार्य के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर अमित शाह के द्वारा। तो हमारा आज के इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें और बता दे रहा हूँ। अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडिया आइडियाज समिट हुई थी, क्या हुई थी, इंडिया आइडियाज समिट हुई थी। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडिया आइडियाज समिट हुई थी इसको किसने संबोधित किया था, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भी संबोधित किया हुआ था। और इसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़ा हब बन सकता है निवेश के लिए। तो इंडिया आइडियाज समिट को किसने संबोधित किया, नरेंद्र मोदी जी ने। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किसने रखी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने रखी। इसके अलावा दूसरी चीज़ अभी आपको याद रखनी है एक और, कि जो G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी, G20 देशों की जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था। कल ये प्रश्न आप सभी लोगों का गलत हो गया था क्योंकि आप लोगों ने इस प्रश्न को ध्यान से नहीं सुना था। इस प्रश्न में आप सबने नरेंद्र मोदी ऑप्शन दिया था, जबकि इस प्रश्न का जवाब क्या था, इसका जवाब था IT जो हमारे मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने भाग लिया हुआ है। दिल्ली से इन्होंने इस वर्चुअल बैठक को संबोधित किया था। ठीक है, G20 देशों की जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है इसमें रविशंकर प्रसाद जी ने भाग लिया था और ये हमारे IT मंत्री हैं, इसके अलावा ये कानून मंत्री भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो UIC के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो UIC है इसका नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अरुण कुमार, ऑप्शन ए बी है राजेंद्र बिंद्रा, ऑप्शन सी है कुलमीत सिंह और ऑप्शन डी है संजय राठौर। तो वो कौन है जिन्हें UIC के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि जो हमारा UIC है इसके नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरुण कुमार को, राजेंद्र बिंद्रा को, कुलमीत सिंह को या फिर संजय राठौर को। तो मुझे बताइए UIC के नया उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए अरुण कुमार, ऑप्शन बी राजेंद्र बिंद्रा, ऑप्शन सी कुलमीत सिंह और ऑप्शन डी है संजय राठौर। तो चलिए हम आज के अपने इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो UIC के नए उपाध्यक्ष के रूप में ये RAF के जो है अभी चेयरपर्सन भी हैं, RAF के, और ये RF के चेयरपर्सन है, इन्हें UIC का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये है हमारे अरुण कुमार जी। ठीक है, तो अरुण कुमार जी UIC के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं भारत आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हम सब जान रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ की, तो ये है हमारी ब्रिटेन की। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। और ये क्या है, इसका जो ट्रायल है वो किस चरण में पहुंच गया, ये तीसरे चरण में इसका ट्रायल पहुंच गया है। तो ये सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है वैक्सीन जो आ सकती है कि कौन सी बीमारी की, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 19 की। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 19 की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, इसने उत्पादन के लिए भारत में एक संस्था को चुना है। आपको बताना है उस संस्था का नाम क्या है, SII। ठीक है, इसके बाद में है ISI, इसके अलावा देखें तो ISBN या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ISII, ISI या फिर ISBN या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा वैक्सीन के लिए भारत में किस संस्था को चुना गया है, आपको फटाफट मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत में किस संस्था को चुना गया है। वो SII है या फिर वो ISI है या फिर ISBN है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो फटाफट मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत में किस संस्था को चुना गया है। अभी जो कोविड-19 बीमारी है इसके बारे में अमेरिका ने बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं
और कल मैंने एक खबर भी आपको बताई हुई थी जहां पर ह्यूस्टन में जो चीन का वाणिज्यिक दूतावास है, इसको अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कहा हुआ है। और आज की जो अखबार में एक खबर और भी छपी हुई थी कि अमेरिका चीन के और भी दूतावासों को बंद कर सकता है। तो ह्यूस्टन में जो वाणिज्यिक दूतावास है चीन का, इसको उन्होंने बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा चीन ने एक प्रोजेक्ट समाधान पेश किया हुआ है जो चीन और भूटान के बीच में सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए समाधान प्रोजेक्ट जो है वो चीन ने अभी अभी हाल ही में पास किया हुआ है। इसके अलावा जो चीन और हांगकांग का विवाद चल रहा है, चीन और हांगकांग के विवाद के कारण क्या हुआ है कि जो ब्रिटेन है उसने जो हांगकांग के साथ में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी यानी कि जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको क्या किया है, निलंबित कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके अलावा चीन ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ है, तियानवेन फर्स्ट के नाम से अपने एक मंगल मिशन को लॉन्च किया है। तो ये 7 महीने का मिशन है, 7 महीने बाद ये मंगल पर पहुंच जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत में किस संस्था को चुना गया है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, SII। ठीक है, SII का मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। SII का फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, SII का फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को चुना गया है। बढ़ते हैं आगे, अब हम देख लेते हैं अभी हाल ही में एक मिसाइल, यहाँ पर सफल परीक्षण से इसका संबंध नहीं था, अभी हाल ही में एक मिसाइल है जो हवा से सतह में मार करेगी। हम सबको मालूम है कि भारत ने फ्रांस के साथ में एक करार किया हुआ है जहाँ से क्या हो रहा है, राफेल आ रहा है भारत में। ठीक है, ये एक लड़ाकू विमान है राफेल जो आ रहा है भारत में। अब राफेल की शक्ति को और बढ़ाने के लिए भारत ने एक मिसाइल देने के बारे में कहा है और मैं आपको उस कंट्री का नाम बता देता हूँ। उस कंट्री का नाम भी है फ्रांस। तो जिससे भारत राफेल खरीद रहा है, इसी से भारत ने कहा है कि आप हमको हवा से सतह तक मार करने वाली एक मिसाइल भी दे दीजिए। और ये दोनों रक्षा सौदे बहुत जल्दी, ये राफेल का सौदा तो पहले से चल रहा था लेकिन इस मिसाइल की खरीद जल्दी से एक रक्षा सौदे के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि भारत का जो चीन के साथ में है अभी संबंध कुछ अच्छा चल नहीं रहा है और भारत वैसे भी काफ़ी हद तक दबाव में है, चीन के दबाव में है। तो उन चीज़ों से उबरने के लिए और रक्षा क्षेत्र में अपने आप को और मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र में एक बढ़त बनाने के लिए भारत ने एक मिसाइल मांगी हुई है फ्रांस से। आपको बताना है राफेल में लगाने के लिए कौन सी मिसाइल है जो फ्रांस से मांगी गई है, मतलब खरीदे जाने का करार करे जाने की बात की गई है। ऑप्शन ए है उस मिसाइल का नाम है आकाश, ऑप्शन बी है अग्नि 2, ऑप्शन सी है राफेल या फिर ऑप्शन डी है हैमर। तो वो कौन सी मिसाइल है जिसको हवा से सतह से मार करने वाली जो मिसाइल है जिसको राफेल में लगाने के लिए भारत ने रक्षा सौदा करने के लिए फ्रांस के साथ में बात की हुई है, आकाश, अग्नि 2, राफेल या फिर हैमर। तो मुझे फटाफट बता दीजिए आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों ये हमारा आज का 8वां और अंतिम प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपको इस कक्षा से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस कक्षा को लाइक करें। अगर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं, वो चाहे ग्रुप लिंक हो, पुराने वीडियोज के लिंक हो। बाकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से जाकर के आप बाकी पुराने वीडियोज और NCERT रिव्यू को देख सकते हैं। तो चलिए आज से यहाँ के हम अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैमर। जो हैमर नामक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण से कोई संबंध नहीं था इसका, लेकिन जो ये हैमर नामक एक मिसाइल है, इस मिसाइल जो ये हवा से कहाँ मार करेगी, सतह पे मार करेगी। और इसके साथ में भी फ्रांस के साथ में एक समझौता किया जा रहा है इसे खरीदने का, हैमर मिसाइल को, और इसे राफेल में ही लगाया जाएगा। जो राफेल की खरीद हो रही है, ये जो राफेल की डिलीवरी पहली भारत को पहली किस्त इसकी खेप मिलने वाली है, इसी में इस हैमर मिसाइल को लगाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है अभी मेरा, क्योंकि कोविड-19 बीमारी के दौरान अभी मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जिसने ऑक्सफोर्ड के साथ में करार किया हुआ है वैक्सीन बनाने का। वहाँ से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सीरो ने एक सर्वे किया था जहाँ पर एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कोरोना से जुड़े हुए संक्रमित लोगों के बारे में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बताई गई थी। तो अब उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ये कहा है कि अब हम प्रत्येक माह सीरो का सर्वे कराएंगे अपने राज्य में। आप मुझे जाते जाते उस राज्य का नाम लिख करके बता दीजिए कि भारत में वो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ये कहा है कि वो प्रत्येक माह सीरो सर्वे कराएगा अपने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।